हेलो नमस्कार गुड इवनिंग खुली बाहों तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। बीते लेक्चर में अपन ने कंजर्वेशन लॉ के तहत सन्निकटन संरक्षण नियम अपन ने पढ़ा और सन्निकटन संरक्षण नियम में अपन ने जान लिया था संभारिक प्रचक्रण के बारे में, आइसोस्पिन के बारे में। संभारिक प्रचक्रण जो संरक्षण नियम था वो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो अगला संरक्षण नियम है संभारिक प्रचक्रण के अगला I3 संरक्षण नियम, वो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा और बहुत ही आसानी से अपन इसे I3 जो कंजर्वेशन लॉ है उसे समझते हैं। ध्यान से सुनना। और आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आगे अपन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उनका निचोड़ है, ठीक है। आज तक के जितने भी लेक्चर आपने पढ़े हैं, आज तक आपने क्या पढ़ा है, उन सब का निचोड़ लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स में कराने वाला हूं आज के लेक्चर में, उनका सबका निचोड़ रहने वाला है। तो मेरे भाई बने रहिएगा, शानदार तरीके से आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। I3 संरक्षण नियम, पहली बात तो क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, कंजर्वेशन लॉ आते ही समझ जाना है रिएक्शन से पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के बाद के टोटल वैल्यू के तुल्य होगी। अर्थात अपन बोल सकते हैं रिएक्शन के पहले, अभिक्रिया के पहले I3 का कुल मान अभिक्रिया के पश्चात I3 के कुल मान के तुल्य हो तो उसे अपन I3 संरक्षण नियम कहते हैं। अब ये सर I3 संरक्षण नियम क्या चीज है, तो अपना जो संभारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक को अपन I3 से व्यक्त करते हैं। ये I3 क्या चीज है, ये आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा I3 क्या चीज है। तो अपना जो संभारिक प्रचक्रण अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उस संभारिक प्रचक्रण का जो तृतीय घटक है, जिसे अपन Z घटक भी बोल सकते हैं, उस संभारिक प्रचक्रण के इस तृतीय घटक को अपन क्या बोलते हैं, आइसोस्पिन बोलते हैं। संभारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक को क्या बोलते हैं, I3 बोलते हैं, ठीक है। आइसोस्पिन का जो थर्ड जो कोएफिशिएंट था उसको अपन I3 बोलते हैं। अब I3 को कैसे अपन इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है 2I + 1 = I3। इस I3 संरक्षण नियम को कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। अब इसमें भी वही चीज है, सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए अपन I3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डबलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए भी अपन I3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है मेरे ख्याल से। और वॉइस में गड़बड़ी है ना, चलेगा, टाइम पे ही देख लिया, वॉइस की गड़बड़ी को खत्म की जाए, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर आ पा रही होगी। हाँ, माइक कनेक्ट नहीं था भाई, माइक कनेक्ट नहीं था। अभी वॉइस क्लियर आ पा रही है, सभी के पास वॉइस क्लियर आ पा रही होगी मेरे भाई। अब देखो I3 कंजर्वेशन लॉ को अपन इस सूत्र से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं 2I + 1 = I3। ये क्या है सर, I क्या है, I अपना आइसोस्पिन का वैल्यू होगा, अपना संभारिक प्रचक्रण का वैल्यू होगा, संभारिक प्रचक्रण का वैल्यू होगा। अब देखो, अब इसमें अपन बात कर ले सबसे पहले फॉर सिंगलेट पार्टिकल्स की। भाई अपन बात कर ले फॉर सिंगलेट पार्टिकल की। अब सिंगलेट पार्टिकल्स की आप बात करोगे मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए जो I का वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो आप कहोगे सर सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए I का वैल्यू 0 होता है, डबलेट पार्टिकल्स के लिए I का वैल्यू क्या होता है 1/2, डबलेट पार्टिकल्स के लिए I का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए I का वैल्यू 1 होता है। और कण और प्रतिकण दोनों के लिए I का वैल्यू समान रहता है, दोनों के लिए I का वैल्यू क्या रहता है, समान रहता है। तो सिंगलेट के लिए I का वैल्यू 0, तो यहाँ पे भाई 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, I3 का वैल्यू मिलेगा 1। तो ये I3 का मान नहीं है, इसका मतलब है I3 का एक मान प्राप्त होगा। ये आपको 1 मिला ना, ये I3 का मान नहीं है, ये इसका मतलब है I3 का एक मान प्राप्त होगा, और वो मान प्राप्त होगा वो होगा सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का जो वैल्यू प्राप्त होने वाला है वो 0 प्राप्त होने वाला है। सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अपन देख लें फॉर डबलेट पार्टिकल्स, फॉर
डबलेट, आप डबलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का वैल्यू देखोगे तो आप कहोगे सर डबलेट पार्टिकल्स के लिए I का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पे आप 1/2 रखोगे यानी I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे I3 का वैल्यू 2, तो 2 इसका वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है I3 के 2 मान प्राप्त होंगे। और वो 2 मान कौन से प्राप्त होंगे, तो वो होगा एक तो माइनस का 1/2 और एक होगा प्लस का 1/2। ध्यान से सुनना, सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए ये सूत्र, इस सूत्र से अपन I3 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस सूत्र में सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए I का वैल्यू देखोगे, जो कि अपन ने देखा हुआ है, I का वैल्यू सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए 0 होता है, डबलेट के लिए 1/2 रहता है और ट्रिपलेट के लिए 1 रहता है। ये चीज आपने देख ली। सिंगलेट के लिए आप 0 रखोगे तो I3 का मान 1 मान प्राप्त होगा, तो 1 मान प्राप्त होगा, इसका मतलब ये है एक ही वैल्यू है, मतलब ये नहीं है, तो 1 मान कौन सा प्राप्त होगा, तो सर्किट 0 प्राप्त होगा। डबलेट के लिए आप I का वैल्यू 1/2 रखोगे, 1/2 रखने के बाद I3 का मतलब 2 मान प्राप्त होंगे। 2 मान कौन से प्राप्त होंगे, माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 मान प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से फॉर ट्रिपलेट के लिए आप देख लो, फॉर ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट के लिए अगर आप देखोगे तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ट्रिपलेट के लिए I का वैल्यू होता है 1, तो 1 यहाँ पे रखोगे तो I3 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे I3 का वैल्यू हो गया 3, तो 3 I3 का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है I3 के 3 मान प्राप्त होंगे और वो मान होंगे -1, 0 और 1, -1, 0 और 1। और हाँ, एक चीज इसमें और स्पेशल ध्यान रख लेना, जिस प्रकार से I जो संरक्षण नियम था अपना, जो आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ था, उसमें अपन ने देखा था कि I का वैल्यू कण और प्रतिकण दोनों के लिए समान रहता है, यानी पार्टिकल्स के लिए जो वैल्यू आ रहा होता है एंटी पार्टिकल्स के लिए भी वही वैल्यू रहता है। ये अपन ने आइसोस्पिन में देखा था। लेकिन ध्यान से सुनना, I3 संरक्षण नियम ये नहीं बोलता है। I3 संरक्षण नियम बोलता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए I3 का जो वैल्यू होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए I3 का वैल्यू एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई? अरे भाई यहां तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनो, अब मैं पार्टिकल्स के लिए बता दूं कि एक दूसरे के विपरीत कैसे होते हैं, उन पार्टिकल्स को अपन जान ले और फिर अपन आगे बढ़े। तो सबसे पहले अपन सिंगलेट पार्टिकल्स को जान ले, एक बार समझ लो, फिर अपन एक साथ नोट डाउन कर लेंगे। अब अपन देख लेते हैं फॉर सिंगलेट। अपन सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए देखें तो आप बोलोगे सर सिंगलेट पार्टिकल्स अपने कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सर एक तो ईटा नोट है, वो अपना सिंगलेट पार्टिकल है, एक अपना लैम्बडा नोट है, लैम्बडा नोट है वो अपना सिंगलेट पार्टिकल है, और एक अपना ओमेगा माइनस है, वो क्या है, सिंगलेट पार्टिकल है। अब देखो I3 का वैल्यू क्या होने वाला है इन सब के लिए। सिंगलेट पार्टिकल के लिए I3 का वैल्यू होगा सर 0, इसके लिए भी I3 का वैल्यू 0 और इसके लिए भी I3 का वैल्यू 0। ठीक है, अब इनके विपरीत में ले लूं तो ईटा नोट का बार, लैम्बडा नोट का बार और ओमेगा माइनस को मैं लिख दूं ओमेगा प्लस। इनके लिए क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब 0 का बार 0 का बार 0 का बार। अरे भाई 0 के बार लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, I3 का मान इसमें भी 0। सिंगलेट के लिए यानी I3 का वैल्यू पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप 0 के ऊपर बार लगाओगे तो उसके ऊपर तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 तो 0 रहेगा, वो तो ठस से मस नहीं रहने वाला। तो 0 ठस से मस नहीं रहने वाला, तो अपन भी क्यों लोड लेंगे भाई। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए सिंगलेट का वैल्यू I3 के लिए भी 0 रहता है, I के लिए भी 0 रहता है। बात का ध्यान रखना, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कुछ भी ले, I3 का जो वैल्यू है वो सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए 0 रहता है, I का वैल्यू भी सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए क्या रहता है, 0 रहता है। लेकिन डबलेट में ऐसा नहीं होता। अब देखो फिर फॉर डबलेट, अब डबलेट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर पहली बात तो है कोस्केड -1 और अपना हो गया कोस्केड 0।
पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा हो गया अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरी चीज अपनी क्या हो गई, तो आप कहोगे सर तीसरा हो गया अपना कायोन, K+ और K0। अब इनके लिए पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स ध्यान से समझना, क्या चीज ये बोलना चाह रहा है, क्या चीज ये समझना चाह रहा है। और अगर इसको आपको समझाऊं तो मैं नीचे लिख दूं क्या, हाँ इसको और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। इनको मैं नीचे लिख देता हूं दो पार्टिकल्स को, ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। और मैं न्यूट्रॉन को इधर लिख देता हूं, कायोन को K+ और K0 मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, अब समझो यहां पे डबलेट पार्टिकल्स के लिए I3 का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर एक तो -1/2 है और एक +1/2 है। अब सुनना ध्यान से, यानी दो वैल्यूज हैं डबलेट पार्टिकल्स के लिए, अपने I3 के दो मान हैं, मतलब दो ही मान अपने यहाँ पे भी किसी में किसी के रहेंगे। तो जो बड़ी वैल्यू होगी, अक्सर आप देख रहे होगा जो पॉजिटिव वैल्यू या बड़ी वैल्यू होगी उसको तो क्या मिलेगा, प्लस में मान मिलेगा, और जो छोटी वैल्यू रहेगी वो क्या मिलेगी, माइनस को। सर बड़ी छोटी क्या है मतलब, यानी देखो जैसे कोस्केड और इस दोनों कोस्केड में देखो, कोस्केड 0 और कोस्केड -1 दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सर कोस्केड 0 वाला तो बड़ा है, किससे, -1 से। बस इन दोनों में फर्क करना है और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। कोस्केड 0 बड़ा है -1 से, तो कोस्केड 0 को तो प्लस वाली वैल्यू मिलेगी और कोस्केड -1 को किसकी वैल्यू मिलेगी, माइनस की वैल्यू मिलेगी। और ये किसकी वैल्यू है, I3 की वैल्यू है सर, ये I3 की वैल्यू है। तो अपन मैं इसको कोमा लगा के ही लिख देता हूं। अब सुनो, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, अर्थात जिसका +1 चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सर न्यूट्रॉन तो उदासीन है, ये कहां से बड़ा होगा, प्रोटॉन, हाँ ये उदासीन है, ये पॉजिटिव नंबर है, यानी न्यूट्रॉन से बड़ा होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को तो I3 का वैल्यू मिल जाने वाला है प्लस का 1/2 और न्यूट्रॉन को I3 का वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 1/2। जिसका मान ज्यादा होगा उसको पॉजिटिव मान मिलेगा। देखो K+ और K0, तो ये तो दिखाई पड़ रहा है भाई, K तो पॉजिटिव वैल्यू है, K के ऊपर प्लस लगा हुआ है, और K एक है इसके ऊपर 0, तो 0 वाले को नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी और प्लस वाले को पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक क्लियर भाई, यहां तक क्लियर। ये तो हो गया पार्टिकल्स के लिए। अब इसके एंटी पार्टिकल्स को देखोगे, यानी एंटी पार्टिकल्स के लिए एक दूसरे के विपरीत होता है, ये बात बोल रहा था। एंटी पार्टिकल्स के लिए, यानी पार्टिकल एंटी पार्टिकल के लिए I3 का मान एक दूसरे के विपरीत होता है, यही तो बात बोल रहा था ना वो। तो अब एंटी पार्टिकल्स के लिए देखें, ये तो पार्टिकल्स थे, अब मैं यहां पे लिख दूं एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल के लिए आप सबसे पहले देखो काई -1 का क्या हो जाएगा एंटी पार्टिकल, काई +1, और काई 0 का एंटी पार्टिकल क्या हो जाने वाला है, काई 0 का बार। मैं क्या बोल रहा हूं, अपने कंसेप्ट को पकड़ के रखो। एंटी पार्टिकल्स इनके पार्टिकल्स से तो निकाल ही लोगे, इन दोनों में बड़ा कौन सा, तो आप कहोगे सर 0 के ऊपर बार लगाने से 0 तो बड़ा नहीं होने वाला, 0 तो 0 ही रहेगा। तो I3 का वैल्यू यहां पे मिल जाने वाला है माइनस का 1/2। इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, तो इसको क्या मिलेगा, प्लस का 1/2 मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, प्लस का 1/2। वैसे अगर आप इसके एंटी पार्टिकल्स को देख लो भाई, अपने ये वैल्यू चेंज की, -1 का क्या था, -1/2 था। इधर देखो एंटी पार्टिकल में इसका वैल्यू क्या हो गया, +1/2। 0 का क्या था, 1/2 था, इधर एंटी पार्टिकल्स में देखो -1/2। क्या पार्टिकल एंटी पार्टिकल में I3 का वैल्यू एक दूसरे के विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे बिल्कुल सर हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी प्रकार से मैं ले रहा हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इनके बार को ले रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के बार को ले रहा हूं। तो बार को ले रहा हूंगा तो I3 का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, और न्यूट्रॉन वाले में पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इनके विपरीत होगा, इनके विपरीत होगा। तीसरी चीज कायोन में देख लो, कायोन में अपना K+ का K- हो जाने वाला है, और K0 के ऊपर बार लग जाएगा। K- और K0 के बार में आपको खुद को नजर आ रहा है सर 0 वाला बड़ा होगा माइनस से, तो इसका वैल्यू हो गया +1/2 और इसका वैल्यू हो गया -1/2।
या फिर आप यहां से देखोगे k प्लस का +1/2 था, इसका बार देखो -1/2 हो गया। k0 का -1/2 था, इसका बार देखो प्लस का 1/2 हो गया। ये सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए होगा, ये डबलेट पार्टिकल्स के लिए होगा। अब बचा क्या मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 4 ट्रिपलेट पार्टिकल्स और बच गया, 4 ट्रिपलेट पार्टिकल्स और बच गए। तो अपने देख लो 4 ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए और देख लो भाई। ट्रिपलेट पार्टिकल्स क्या बोलना चाहते हैं, ट्रिपलेट पार्टिकल्स में सर एक तो आता है पायोन अपना, तो पायोन के 3 सदस्य पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0, ठीक है। और कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर एक सिग्मा, तो सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा 0, सिग्मा के 3 सदस्य आते हैं। और ये ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए वैल्यू क्या होने वाला है, -1 0 और 1, -1 0 और 1, यानी इनमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। जिन पे पॉजिटिव है उसके लिए पॉजिटिव मान आएगा I3 का, जिनमें नेगेटिव है उनमें I3 का मान भी नेगेटिव, और जिनमें 0 है I3 का मान भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये देख लो भाई, I3 का मान पॉजिटिव तो +1, नेगेटिव तो -1, सीधी सी बात है, और 0 तो I3 का मान 0। तीनों को ये दिया गया है, 0 के लिए I3 का मान 0 आएगा, नेगेटिव वाले के लिए -1 आएगा और पॉजिटिव वाले के लिए +1 आ जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों को 4 एंटी पार्टिकल्स के लिए देख लो भी, इन्हीं चीज़ों को 4 एंटी पार्टिकल के लिए देख लो। 4 एंटी पार्टिकल्स के लिए देखोगे मेरे भाई, तो एंटी पार्टिकल्स में देखो इन दोनों का तो कोई एंटी पार्टिकल्स होने वाला नहीं है। पाई प्लस और पाई माइनस का तो एंटी पार्टिकल होने वाला नहीं है। अरे भाई पाई प्लस का करोगे तो पाई माइनस आ जाएगा, पाई माइनस का करोगे पाई प्लस आ जाएगा, वापस वो कि वो चीज प्राप्त हो गए। तो इन दोनों का तो एंटी पार्टिकल होगा नहीं। किसका होगा, पाई 0 का होगा, और पाई 0 का पाई 0 बार होगा, लेकिन इसका वैल्यू 0 है तो 0 का 0 ही रहने वाला है, मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यानी ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए I3 के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल्स के लिए देख लो या फिर एंटी पार्टिकल्स के लिए देख लो। और सिंगलेट पार्टिकल्स में भी I3 के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कण प्रतिकण का फर्क पड़ता है अपने डबलेट पार्टिकल्स में। कण प्रतिकण का जो फर्क पड़ता है वो अपने डबलेट पार्टिकल्स में पड़ता है, जो अपन ने देख लिया। यहां पे भी आप इसमें सिग्मा वाले में बात कर लो मेरे भाई, बात करो सिग्मा वाले में। सिग्मा वाले में भाई सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस, इन दोनों का तो एंटी पार्टिकल होने वाला नहीं है। अरे भाई प्लस का माइनस और माइनस का प्लस वही चीज वापस मिलने वाली है, तो इन दोनों से तो कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, सिग्मा 0 इसका एंटी पार्टिकल देखोगे, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू वापस क्या हो जाने वाली है, 0। तो ट्रिपलेट पार्टिकल्स की अगर अपन एंटी पार्टिकल देखें और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंगलेट पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, डबलेट पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल पे फर्क पड़ता है, जो अपन ने देख लिया। तो होपफुली I3 कंजर्वेशन लॉ, I3 संरक्षण नियम आपको समझ में आया होगा। अब थ्योरी है और इन चीज़ों को नोट डाउन करना है, तो वो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। तो चलेगा, जल्दी से हेडिंग डाल लो I3 संरक्षण नियम फटाक से, और अपन इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। हेडिंग डाल लो I3 कंजर्वेशन लॉ, I3 संरक्षण नियम, और उसमें लिख लो संभारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक को, संभारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक को, या कोष्ठक में लिख लेना Z घटक, तृतीय घटक को या कोष्ठक में Z घटक लिख लो, I3 से व्यक्त करते हैं। संभारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक को I3 से व्यक्त करते हैं। उसको किससे व्यक्त करते हैं, I3 से व्यक्त करते हैं। इसे निम्न प्रकार लिखा जाता है, इसे निम्न प्रकार लिखा जाता है 2i + 1 = I3। इसे निम्न प्रकार लिखा जाता है 2i + 1 = I3। ये लिख लो, लिख लिया। फिर ये तीनों चीज़ें उतार लो, 4 सिंगलेट के लिए, 4 डबलेट के लिए और 4 ट्रिपलेट के लिए। जल्दी से तीनों चीज़ें, और यहाँ तक उतार लो 4 ट्रिपलेट के लिए, इसके तीनों वैल्यूज। फिर और आगे लिखाएं, फॉर सिंगलेट
डबलेट और ट्रिपलेट तीनों चीज़ों के लिए, और नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से फटाक से। ठीक है, होपफुली लिख लिया होगा। अब नीचे नोट डालो और उसमें लिखो, नोट डाल लो, नीचे नोट लगा के लिखो उसमें कर्ण और प्रतिकर्ण के लिए, कर्ण और प्रतिकर्ण के लिए I3 का मान, कर्ण और प्रतिकर्ण के लिए I3 का मान एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। कर्ण और प्रतिकर्ण के लिए I3 का मान एक दूसरे के विपरीत होता है, लिख लिया। अब ये ऐसे के ऐसे पूरी की पूरी सारणी आप फटाक से एक सेकंड में, अब सेकंड में तो क्या ही उतारोगे, हाँ, लेकिन यू विल टेक टाइम, बट जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से भाई फटाक से उस चीज़ को नोट डाउन कर लो। फिर अपन आगे कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बढ़े। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का भी इरादा है आज, तो टाइम ज़्यादा गंवाए ना। जल्दी से भाई फटाक से। लिख लिया भाई? अरे भाई लिख लिया क्या? तो होपफुली लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अभी मैं हटा रहा हूं उन सबको, अपन आगे कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बढ़े। अगला कंजर्वेशन लॉ है स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, विचित्रता संरक्षण नियम। अगला जो कंजर्वेशन लॉ है वो है स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, विचित्रता संरक्षण नियम। तो अगला कंजर्वेशन लॉ की तरफ हेडिंग डाल लें, विचित्रता संरक्षण नियम। इसमें I3 संरक्षण नियम की परिभाषा लिख ली भैया आपने, और अगर लिख ली है तो अच्छी बात है। वैसे आपके ध्यान में होगा, लेकिन आप नहीं लिखी है मेरे ख्याल से, तो नहीं लिखी तो कोई बात नहीं है। लास्ट में अब एक पंक्ति में नीचे लिख लो कि थोड़ा ध्यान में रहे कि I3 संरक्षण नियम की परिभाषा क्या होगी। यदि अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व लिखो भाई जल्दी से, अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात I3 का मान समान हो, अभिक्रिया के पश्चात I3 का मान समान हो, तो उसे I3 संरक्षण नियम कहते हैं, तो उसे I3 संरक्षण नियम कहते हैं। और अगला हेडिंग डाल लो, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, विचित्रता संरक्षण नियम।
थर्ड पॉइंट है अपना स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, विचित्रता संरक्षण नियम। जल्दी से भाई फटाक से स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, विचित्रता संरक्षण नियम हेडिंग डाल लो और इसमें लिख लो एक बार। स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ का मतलब क्या होगा कि अभिक्रिया से पूर्व कुल विचित्रता का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल विचित्रता के मान के तुल्य हो तो उसे अपन विचित्रता संरक्षण नियम कह देंगे। हाँ, एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी, एक चीज समझो कि भाई ये विचित्रता क्या है। तो विचित्रता क्या है? कणों की जो विचित्रता है, विचित्रता का मतलब यहाँ पे है कि कणों की विचित्रता को समझने के लिए एक क्वांटम संख्या परिभाषित की गई और उसे ये पर बोलते हैं विचित्रता। अपनी कोई भी कणों की जो स्ट्रेंजनेस है, उस स्ट्रेंजनेस को समझने के लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई और उस क्वांटम संख्या को अपन बोलते हैं विचित्रता और इसे एस से निरूपित करते हैं। किससे? एस से। अपनी विचित्रता को एस से निरूपित करते हैं। तो लिख लो भाई इस चीज को जल्दी से, फिर अपन इसे समझें क्या चीज है। तो विचित्रता संरक्षण नियम हेडिंग डाल ली, इसमें लिखो यदि अभिक्रिया से पूर्व, यदि अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात तथा अभिक्रिया के पश्चात कुल विचित्रता का मान समान हो, अभिक्रिया के पश्चात कुल विचित्रता का मान समान हो तो उसे विचित्रता संरक्षण नियम, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। तो उसे विचित्रता संरक्षण नियम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विचित्रता संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, नीचे हेडिंग डालो, एक पॉइंट डाल के लिख लो विचित्रता, पॉइंट डालो विचित्रता और उसमें लिखो कणों की विचित्रता को समझने के लिए, कणों की विचित्रता को समझाने के लिए, कणों की विचित्रता को समझाने के लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई, एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई जिसे विचित्रता कहते हैं। एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई जिसे विचित्रता कहते हैं, विच इज कॉल्ड स्ट्रेंजनेस। ठीक है, जिसे विचित्रता कहते हैं, इसे एस से निरूपित करते हैं, इसे एस से निरूपित करते हैं तथा इसे निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, ऐसे लिख लो। तथा इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं और ये सूत्र लिख लो Q इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बाई 2, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। और ये सूत्र लिख दो और चूंकि ये लिख लो ऐसे कैसे, B प्लस S क्या होता है? Y होता है। तो I3 इक्वल टू I3 प्लस Y बाई 2 भी अपन इसे बोल सकते हैं। इसको समीकरण नंबर अपन 2 दे देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया, जिसे S से व्यक्त करते हैं, इसे निम्न समीकरण या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं और दोनों सूत्र आपको लिख लेना है। और फिर दोनों सूत्र नोट डाउन कर लिए, बता रहा हूँ सूत्र समझा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो एक बार। दोनों सूत्र नोट डाउन कर लिए, उसके बाद लिखो समीकरण 1, यहां समीकरण 1 गेलमान निशीजिमा समीकरण, यहां समीकरण 1 गेलमान निशीजिमा समीकरण तथा समीकरण 2 उच्च आवेश के रूप में गेलमान निशीजिमा समीकरण कहलाता है। तथा समीकरण 2
उच्च आवेश के रूप में तथा समीकरण 2 उच्च आवेश के रूप में गेलमान-निशिजिमा समीकरण कहलाता है। उच्च आवेश के रूप में गेलमान-निशिजिमा समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां तक ये अपने दोनों इक्वेशन हो गए। अब देखो यहाँ पे भाई क्या चीज है, ये अपनी स्ट्रेंजनेस होती है। यहाँ पे ये जो Q है, यहाँ पे ये भी लिख लो भाई समीकरण में, Q है आवेश, यहाँ पे Q क्या है, आवेश है। I3 क्या है, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक जो अपन ने अभी पढ़ा है, संभारिक प्रचक्रण का क्या है, तृतीय घटक है। और यहाँ पे B क्या है, बेरियन नंबर है, B है वो है बेरियन नंबर। और S क्या है, स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस या विचित्रता जो कि अपन को ज्ञात करनी है। स्ट्रेंजनेस या अपन इसको बोल सकते हैं विचित्रता। तो ये सब की सब चीजें इसमें लिख लो भाई। Q अपना चार्ज है, I3 क्या है, अपना संभारिक जो आइसोस्पिन का तृतीय घटक है, थर्ड एलिमेंट ऑफ आइसोस्पिन। एंड B क्या है, बेरियन नंबर है। S यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है। और B और S का जो योग है वो क्या कहलाता है, Y। B और S के योग को अपन Y से निरूपित करते हैं और इसको Y के रूप में लिखने पर ये क्या कहलाता है, उच्च आवेश के रूप में गेलमान-निशिजिमा समीकरण। उच्च आवेश के रूप में गेलमान-निशिजिमा समीकरण। ठीक है, अगर Y यहाँ पे दिखाई पड़े ना तो ये उच्च आवेश के रूप में क्या कहलाता है, गेलमान-निशिजिमा समीकरण कहलाता है। ये समीकरण आपको समझ में आया। अपन को स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करनी है तो इस समीकरण से आप स्ट्रेंजनेस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप बोलोगे भाई B प्लस S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q माइनस I3 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो 2Q माइनस I3 हो गया। अब अपन को S कैलकुलेट करना है तो 2Q माइनस I3 और माइनस B, ये मेन फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है। जो S का आपको स्ट्रेंजनेस का जो मेन फॉर्मूला है वो है S इक्वल टू 2Q माइनस I3 माइनस B। ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपका स्ट्रेंजनेस का फॉर्मूला है जो कि अपन को कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ चीजें। स्ट्रेंजनेस क्या होती है कि कणों की विचित्रता को समझाने के लिए जो एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई है उसे तो अपन स्ट्रेंजनेस कहते हैं। इसे S से व्यक्त करते हैं और इस फॉर्मूले से इसे ज्ञात किया जाता है। इस फॉर्मूले से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, गेलमान-निशिजिमा समीकरण। गेलमान-निशिजिमा समीकरण। B और S के योग को अपन Y से प्रदर्शित करते हैं और ये Y से प्रदर्शित करने पर जो नया समीकरण प्राप्त हुआ इस समीकरण को बोलते हैं उच्च आवेश के रूप में गेलमान-निशिजिमा समीकरण। उच्च आवेश के रूप में गेलमान-निशिजिमा समीकरण। समीकरण में Q क्या है, चार्ज है, I3 क्या है, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक है, B क्या है, बेरियन नंबर है और S क्या है, स्ट्रेंजनेस है जो कि अपन को ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये सब कुछ चीजें आपने लिख ली। अब स्ट्रेंजनेस ज्ञात करना समझ लो। अब स्ट्रेंजनेस को कैसे ज्ञात करना है ये चीज समझ लो। अब भाई स्ट्रेंजनेस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये चीज समझो, सुनना, ध्यान से सुनना। पहली बात तो है सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए अपन स्ट्रेंजनेस देखेंगे, डबलेट पार्टिकल्स के लिए स्ट्रेंजनेस देखेंगे, ट्रिपलेट पार्टिकल्स के लिए। तो सबसे पहले अपन देख लें, लाइट कट हो गई है भाई, तो मिलते हैं अपन जल्द ही, देखते हैं।